मेरा नाम रोशन है। सूरज की किरणें जब भीलवाड़ा के उस अनोखे आश्रम पर पड़ती हैं, तो वहां रहने वाली 125 दृष्टिबाधित बच्चियों की मुस्कान उसे और भी रोशन कर देती है। ये वो बच्चियां हैं जिन्होंने कभी रंगों को देखा नहीं, लेकिन उनके सपने किसी इंद्रधनुष से कम नहीं हैं। और इन सपनों को संजोने का काम कर रहा है जैन संघ, जो पिछले कई वर्षों से इन बच्चियों की दुनिया को रोशनी से भरने में जुटा है। करीब 2 दशक पहले शुरू हुई थी, जब भीलवाड़ा के कुछ जैन समाज के दानदाताओं ने महसूस किया कि दृष्टिबाधित बच्चियों के लिए समुचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। वे शिक्षा से वंचित रह जाती थीं, उनका सही तरीके से पालन पोषण नहीं हो पाता था और समाज भी उन्हें बोझ समझने लगता था। ये सोचकर उन्होंने एक विशेष आश्रम की स्थापना की, जहां न केवल इन बच्चियों को रहने की जगह मिले, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा और हुनर भी सिखाया जाए। जैन संघ ने इस आश्रम में हर छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखा। बच्चियों के लिए ब्रेल लिपि में किताबें उपलब्ध करवाई गईं, ताकि वे पढ़ लिख सकें। संगीत और हस्तकला जैसी कलाओं में उनकी रुचि को प्रोत्साहित किया गया, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। इतना ही नहीं, यहाँ बच्चियों को आधुनिक तकनीक से भी जोड़ा गया, जिससे वे डिजिटल दुनिया से परिचित हो सके। लेकिन सिर्फ शिक्षा और हुनर सिखाना ही काफी नहीं था। इन बच्चियों को एक परिवार की जरूरत थी, एक ऐसा माहौल जहां वे सुरक्षित महसूस कर सकें। जैन संघ के सदस्य न सिर्फ इनके संरक्षक बने, बल्कि माता पिता की भूमिका भी निभाने लगे। कोई उन्हें कहानियां सुनाता, कोई उनके लिए खिलौने लाता, तो कोई उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखता। इस आश्रम में हर त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली पर हर बच्ची को नए कपड़े और मिठाइयां मिलती हैं, तो रक्षाबंधन पर स्थानीय महिलाएं आकर इन बच्चियों से राखी बंधवाती हैं। जन्मदिन हो या कोई अन्य खास दिन, जैन संघ के लोग इसे यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। एक बार जब एक बच्ची गंभीर रूप से बीमार हो गई थी, तब संघ के सदस्यों ने उसे सबसे अच्छे अस्पताल में इलाज दिलाया और दिन रात उसकी देखभाल की। ये सिर्फ एक संस्था नहीं थी, यह एक परिवार बन चुका था, जो इन बच्चियों के हर दुख सुख में साथ था। इस पहल से प्रेरित होकर भीलवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में कई लोग आगे आए और इस नेक कार्य में हाथ बंटाने लगे। कई लोग आर्थिक सहायता देने लगे, तो कुछ स्वयंसेवक बनकर बच्चियों को पढ़ाने लगे। धीरे धीरे यह आंदोलन बढ़ता गया और आज यह आश्रम पूरे देश में एक मिसाल बन चुका है। इस जैन संघ ने ये साबित कर दिया कि अगर समाज चाहे तो किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकता है, भले ही वह देख न सके। ये 125 बच्चियां भले ही दृष्टिबाधित हैं, लेकिन उनके सपनों की उड़ान में कोई बाधा नहीं है। और यह सब संभव हो सका है उस प्यार, देखभाल और समर्पण के कारण जो जैन संघ ने उनके लिए दिखाया है। आज जब भी कोई इन बच्चियों की खिलखिलाहट सुनता है, तो यकीन हो जाता है कि दुनिया में इंसानियत अभी भी जिंदा है। रोशन एक युवा अभ्यर्थी था, जिसने पिछले साल अपनी पहली बार प्रतियोगी परीक्षा दी थी। उस समय परीक्षा के प्रश्न इतने कठिन थे कि उन्होंने कई रातों तक ठीक से सो नहीं पाया। उसने अपनी तैयारी में कड़ी मेहनत की थी, लेकिन कठिन प्रश्नों के सामने निराश होकर वह फेल हो गया। इस बार जब उसने सुना कि परीक्षा का स्तर आसान होगा, तो उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। वह अपनी कड़ी मेहनत को देखते हुए आश्वस्त था कि अब वह सफलता प्राप्त करेगा। उसने फिर से अध्ययन करना शुरू किया। उसकी तालिकाएं भरी थीं और वह उत्साहित होकर पढ़ाई कर रहा था। परीक्षा का दिन आया। रोशन ने अपने सभी नोट्स और किताबें अपने पास रखी और परीक्षा केंद्र की ओर बढ़ा। उत्साह में उसकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन मन में था कि इस बार सब कुछ ठीक होगा। स्वागत करने वाले अधिकारी ने उसे परीक्षा का प्रश्न पत्र सौंपा। जैसे ही उसने पहले प्रश्न को देखा, उसे आश्चर्य का सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रश्न वास्तव में सरल थे। राजनीति, इतिहास, गणित, हर विषय में उसे ऐसे सवाल मिले जो उसने आसानी से हल कर लिए। उसने सोच में पड़ गया, क्या ये सच में हो रहा है? उसे संतोष था कि अब उसे अपनी मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि प्रश्न इतनी आसानी से हल हो रहे हैं कि कहीं ये सही नहीं लग रहा। परीक्षा खत्म होने के बाद रवि ने अपने दोस्तों से बातचीत की। अधिकांश ने कहा कि प्रश्न सरल थे और उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। लेकिन तभी आश्रम को वहां पर अपने पिछले अनुभव याद आए, जब जिसने मेहनत की थी वे सब कठिन प्रश्नों का सामना कर रहे थे और अब सरल प्रश्न देकर वही प्रणाली उनकी मेहनत का मूल्य नहीं समझ रही थी। वह सोचने लगा, क्या आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षाओं का स्तर इतना घट जाएगा कि मेहनत का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा? उसकी चिंता यह थी कि केवल आसान प्रश्नों से वास्तविक प्रयास और क्षमता का मूल्यांकन नहीं हो रहा। इस अनुभव ने रोशन को गहरी सोच में डाल दिया। उसे समझ में आया कि कभी कभी सहूलियत के पीछे असल चुनौती छिपी होती है। आसान प्रश्न लोगों को भ्रमित कर सकते हैं और यह सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि तैयारी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए
रोशन ने अपने मन में ठान लिया कि वह भले ही प्रश्नों के स्तर में बदलाव हो, लेकिन उसे अपने ज्ञान और कौशल को विकसित करने की आवश्यकता है। उसे यह समझ में आया कि असल परीक्षा हमेशा अपने आप से होती है, न कि केवल प्रश्न पत्र से। करीब 10वीं कक्षा में पहुंचते पहुंचते रोशन के मन में यह सवाल हमेशा गूंजता रहता था कि हर परीक्षा में सवाल किस प्रकार के पूछे जाएंगे। अक्सर अपने बड़े भाई के किस्से सुनकर उसके मन में परीक्षा के प्रति डर बैठ गया था। उसके बड़े भाई रमेश ने हाल ही में गैंगमैन की परीक्षा दी थी और अपनी तैयारी को लेकर हमेशा उत्साही रहते थे। एक दिन जब परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ और आश्रम अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए, तब परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। वही मौका था जब आश्रम ने अपने भाई से पूछा, भैया क्या गैंगमैन की परीक्षा में सवाल बहुत कठिन थे? रमेश ने हंसते हुए जवाब दिया, रवि, जानकारियां तो आवश्यक हैं, लेकिन परीक्षा के सवाल अक्सर हमारी समझ और दृष्टिकोण को मापते हैं। सच कहूं तो कई बार ऐसे भावनात्मक प्रश्न पूछे गए जो शायद ही किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में आते हों। आश्रम ने समझाया, कुछ प्रश्न इस प्रकार होते हैं, जैसे आप किसी अनजाने यात्री की मदद कैसे करेंगे जो आपसे सहायता मांग रहा हो, या अगर आपके पास 2 विकल्प हों, एक आपसे जुड़ा और दूसरा किसी जरूरतमंद से, तो आप क्या चुनेंगे? ऐसे प्रश्न सीधे आपकी किताबों से नहीं होते, लेकिन वे हमारी सोचने की क्षमता और नैतिक मूल्यों का परीक्षण करते हैं। रोशन ने सिर हिलाते हुए कहा, तो इसका मतलब सिर्फ किताबों को पढ़ना ही काफी नहीं है, सही? बिल्कुल, रमेश ने कहा, ज्ञान के साथ साथ हमें सही दृष्टिकोण, संवेदनशीलता और समझदारी की भी आवश्यकता होती है। सिर्फ गैंगमैन की नहीं, बल्कि हर परीक्षा जीवन में हमें कुछ नया सिखाती है। इस सबक को सुनकर रोशन ने तय किया कि वह न केवल पाठ्य पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करेगा, बल्कि वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से भी सीखने का प्रयास करेगा। उसकी पढ़ाई का तरीका बदल गया और वह जीवन में हर परिस्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगा। बख्तियारपुर ताजपुर पुल का निर्माण कार्य, जो बिहार के महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं में से एक है, पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। इस परियोजना की जिम्मेदारी नवयुगा कंपनी को सौंपी गई है, जो कि निर्माण के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम है। इस निर्माण कार्य के दौरान इनकी एक मशीन में लगे हाइड्रोलिक पंप, बैटरी और अन्य सामान का गायब होना एक गंभीर समस्या बन गई है। पुल का निर्माण कार्य धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहा था। नवयुगा कंपनी के इंजीनियर और श्रमिक दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे थे ताकि समय सीमा के भीतर परियोजना को पूरा किया जा सके। मशीनों और उपकरणों का सही से काम करना इस कार्य के लिए अत्यंत आवश्यक था। अचानक एक दिन जब सभी श्रमिक काम पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एक मशीन में लगे हाइड्रोलिक पंप और उसकी बैटरी गायब थी। चालक, जो मशीनों का संचालन करता था, गैरहाजिर था। इससे अन्य श्रमिकों में अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। कंपनी के प्रबंधकों ने तुरंत इस विषय पर एक जांच समिति का गठन किया ताकि स्थिति का सही से आकलन किया जा सके। प्रारंभिक जांच में पता चला कि चालक ने जानबूझकर इन सामानों को गायब किया है। कंपनी ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिससे पता चला कि चालक ने रात के समय कुछ संदिग्ध गतिविधियां की थीं। वह अपने साथी श्रमिकों से छिपकर बैटरी और हाइड्रोलिक पंप को एक अलग स्थान पर ले जाता देखा गया। ये स्पष्ट था कि यह एक सुनियोजित कार्रवाई थी। जैसे ही इस मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को मिली, उन्होंने चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया। पुलिस को रिपोर्ट दर्ज की गई और चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसके साथ ही कंपनी ने सुरक्षा उपायों को बढ़ाने का भी फैसला किया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो सके। इस घटना ने न केवल निर्माण कार्य में देरी पैदा की, बल्कि कंपनी की छवि पर भी बुरा प्रभाव डाला। हालांकि नवयुगा कंपनी ने इस घटना का सामना करते हुए अपने श्रमिकों के प्रति एक नए सुरक्षा प्रोटोकॉल की शुरुआत की। कामकाजी माहौल को सुरक्षित बनाने के लिए और मशीनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए। इस प्रकार बख्तियारपुर ताजपुर पुल निर्माण कार्य में लगे नवयुगा कंपनी के अनुभव से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी निर्माण परियोजना में भरोसा और सुरक्षा का महत्व अत्यधिक होता है। स्वच्छता, सटीकता और जिम्मेदारी के साथ साथ सभी श्रमिकों को एकजुट रहना चाहिए ताकि वे मिलकर किसी भी समस्या का समाधान कर सकें। सर्दी की सुबह थी। हल्की हल्की धुंध चारों ओर फैली हुई थी। अनाथ आश्रम के आंगन में कुछ बच्चियां दौड़ती भागती नजर आ रही थीं। कुछ अपनी गुड़ियों से खेल रही थीं, तो कुछ किताबों में खोई हुई थी। तभी गेट के बाहर एक जीप आकर रुकी। गाड़ी से कुछ लोग उतरे, हाथों में थैले, मिठाइयों के डिब्बे, गर्म कपड़े और खिलौने लिए हुए। ये थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ सदस्य, जो पिछले 5 वर्षों से इस आश्रम की बच्चियों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके थे। 5 साल पहले की बात है। संघ के कुछ स्वयंसेवक शहर के इस अनाथालय में आए थे। यहाँ की बच्चियों की हालत देखकर उनका मन पिघल गया। कुछ बच्चियां बिना चप्पल के घूम रही थीं,
तो कुछ फटे पुराने कपड़ों में थी। खाने की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं थी। तभी संघ के इन कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि वे इन बच्चियों की देखभाल की जिम्मेदारी उठाएंगे। इसके बाद से संघ के लोग नियमित रूप से यहाँ आने लगे। हर पर्व त्योहार पर वे विशेष रूप से उपस्थित रहते। दिवाली पर नए कपड़े और मिठाइयाँ, होली पर रंग और पिचकारियाँ, रक्षाबंधन पर बहनों के लिए सुंदर राखियाँ और भाई की भूमिका निभाने वाले स्वयंसेवक, इन सब ने इन बच्चियों को एक नया परिवार देने का काम किया। पहले ये बच्चियां त्योहारों के दिन उदास रहती थीं। जब बाकी बच्चे अपने माता पिता के साथ खुशियां मना रहे होते, तब ये अकेले बैठकर अपने भाग्य को कोसती। लेकिन अब सब बदल गया था। संघ के लोगों ने इन्हें एहसास दिलाया कि वे अकेली नहीं हैं। दशहरा के दिन रामलीला का आयोजन, जन्माष्टमी पर दही हांडी प्रतियोगिता, गणेश चतुर्थी पर मूर्ति स्थापना, हर त्योहार अब उनके लिए उल्लास और प्रेम से भरा होता। इन स्वयंसेवकों का रिश्ता केवल दानदाता का नहीं था, बल्कि उन्होंने इन बच्चियों के जीवन में एक अभिभावक की भूमिका निभाई। वे सिर्फ सामान देकर नहीं चले जाते थे, बल्कि उनके साथ समय बिताते, उनकी परेशानियां सुनते और उन्हें पढ़ाई में मदद करते। एक बार की बात है, पूजा नाम की एक बच्ची बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था, लेकिन आश्रम में तत्काल चिकित्सा सुविधा नहीं थी। संघ के एक स्वयंसेवक अमित जी तुरंत उसे अस्पताल ले गए। कई दिनों तक वे खुद उसकी देखभाल में लगे रहे, जब तक कि वो पूरी तरह ठीक नहीं हो गई। उस दिन पूजा ने भावुक होकर कहा, आप मेरे पापा जैसे हो। ये सुनकर अमित जी की आंखें भीग गईं। इन 5 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया था। पहले जहां ये बच्चियां डरी सहमी और अकेली रहती थीं, अब वे आत्मविश्वास से भरी थीं। वे स्कूल जाने लगी, नई चीजें सीखने लगी और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगी। संघ के कार्यकर्ताओं का ये प्रयास केवल सेवा नहीं था, बल्कि एक परिवार बनाने की कोशिश थी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि खून का रिश्ता ही नहीं, बल्कि अपनापन और प्रेम भी किसी को परिवार का हिस्सा बना सकता है। अब जब भी कोई पर्व आता, तो इन बच्चियों की आंखों में इंतजार होता उन लोगों का, जो उनके लिए सिर्फ मददगार नहीं, बल्कि उनके अपने बन चुके थे। अप्रवासी भारतीयों की बढ़ती संपत्ति और प्रभाव, एक नई पहचान। आश्रम मल्होत्रा जब 20 साल पहले मुंबई से न्यूयॉर्क गए थे, तब उनके पास सिर्फ एक सूटकेस और ढेर सारे सपने थे। आज वह अमेरिका के सबसे सफल रियल एस्टेट टाइकून में से एक हैं। उनकी संपत्ति अरबों में है और उनकी कंपनी न्यूयॉर्क, लंदन और दुबई में अपनी जड़ें जमा चुकी है। आश्रम जैसे हजारों अप्रवासी भारतीय दुनिया भर में अपनी मेहनत, लगन और व्यापारिक कौशल से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। भारतीयों का बढ़ता वर्चस्व। हाल ही में जारी HSBC हुरुन ग्लोबल इंडियंस रिच लिस्ट 2024 ने ये साबित कर दिया कि अप्रवासी भारतीय न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं, बल्कि वे वैश्विक व्यापार जगत में अपनी मजबूत पकड़ बना रहे हैं। इस सूची में ऐसे भारतीय शामिल हैं जो विदेशों में रहकर अरबों खरबों की संपत्ति बना चुके हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, सिंगापुर, यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बसे भारतीय कारोबारी आज बड़ी कंपनियों के मालिक हैं और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार लंदन के लक्ष्मी मित्तल, अमेरिका के रोशन और भारतवंशी उद्यमी विवेक चड्ढा जैसे कई नाम शीर्ष स्थानों पर हैं। ये सभी लोग भारत से बाहर बसे हैं, लेकिन उनकी जड़ें भारतीय संस्कृति और मूल्यों से जुड़ी हैं। सिर्फ संपत्ति नहीं, बल्कि प्रभाव भी बढ़ रहा है। प्रवासी भारतीय केवल आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो रहे, बल्कि उनके राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव में भी वृद्धि हो रही है। अमेरिका में सुंदर पिचाई, गूगल CEO सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट CEO और कमला हैरिस, अमेरिका की उपराष्ट्रपति जैसे नाम ये दर्शाते हैं कि भारतीय मूल के लोग न केवल व्यापार, बल्कि राजनीति, टेक्नोलॉजी और विज्ञान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ब्रिटेन में आश्रम सुनक का प्रधानमंत्री बनना भी इस बात का प्रमाण है कि अप्रवासी भारतीयों का प्रभाव अब सीमित नहीं रहा। वे सत्ता, व्यापार और समाज में अपनी पहचान बना रहे हैं। हालांकि ये भारतीय करोड़ों अरबों की संपत्ति बना चुके हैं, लेकिन उनका भारत से भावनात्मक संबंध आज भी उतना ही गहरा है। दिवाली पर घर लौटना, भारतीय त्योहारों को धूमधाम से मनाना, मंदिरों और गुरुद्वारों का निर्माण कराना और भारत में सामाजिक कार्यों में योगदान देना, ये सभी चीजें साबित करती हैं कि वे अपनी जड़ों से कटे नहीं हैं। आश्रम मल्होत्रा खुद हर साल भारत आते हैं और अपनी मातृभूमि में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए काम करते हैं। उनके लिए सफलता का मतलब सिर्फ धन अर्जित करना नहीं, बल्कि अपने देश और समाज को भी आगे बढ़ाना है। अप्रवासी भारतीयों की सफलता केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे भारतीय समुदाय के लिए गर्व की बात है। उनकी मेहनत और लगन से न केवल उन्होंने अपनी जिंदगी बदली, बल्कि भारत का नाम भी रोशन किया।
HSBC हुरुन ग्लोबल इंडियंस रिच लिस्ट 2024 ये दर्शाती है कि भारतीय प्रतिभा और व्यापारिक कौशल सीमाओं से परे जाकर दुनिया पर राज कर रहे हैं। आज का अप्रवासी भारतीय सिर्फ NRI नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति बन चुका है। वे भले ही विदेश में रहते हों, लेकिन उनकी आत्मा, पहचान और प्रेरणा हमेशा भारत से जुड़ी रहती है। रोशन एक 29 वर्षीय युवा था जो एक छोटे से शहर में एक प्रतिष्ठित नौकरी करता था। वह अपनी जिंदगी से खुश था, लेकिन उसके माता पिता का उस पर शादी के लिए लगातार दबाव था। रोशन उनसे कह चुका था कि वह फिलहाल शादी के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह अपने करियर पर ध्यान देना चाहता है और सही समय आने पर ही वह ये कदम उठाएगा। रोशन की परेशानी तब बढ़ गई जब उसके माता पिता ने उसके लिए एक लड़की पसंद कर ली। लड़की का परिवार भी उनके समाज में काफी प्रतिष्ठित था और रवि के माता पिता इस रिश्ते को लेकर बहुत उत्साहित थे। उन्होंने रोशन पर जोर डालना शुरू कर दिया कि वह इस रिश्ते के लिए हाँ कहे। रोशन को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने माता पिता को कैसे समझाए। उसने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की कि वह अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हर बार उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। रोशन ने अंततः फैसला किया कि वह इस रिश्ते के लिए मना कर देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन रोशन ने घर पर सबको इकट्ठा किया और कहा, माँ, पापा, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ और आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि मैं इस समय शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ। मैं वादा नहीं कर सकता कि मैं सिर्फ आपके कहने पर यह निर्णय लूंगा। उसके माता पिता ने प्रतिक्रिया में कुछ गुस्सा और निराशा दिखाए, लेकिन रवि का आत्मविश्वास देखकर वे धीरे धीरे शांत हुए। उन्हें एहसास हुआ कि शादी जैसा जीवन का अहम निर्णय दबाव में आकर नहीं लिया जाना चाहिए। कुछ समय बाद रोशन के माता पिता ने यह बात समझ ली और अपने बेटे के निर्णय का सम्मान करने का निर्णय लिया। उन्होंने रोशन से माफी मांगी कि उन्होंने उस पर दबाव बनाया और वादा किया कि वे उसके फैसले का समर्थन करेंगे। भाभी एक समझदार और शिक्षित लड़की थी, जबकि आश्रम का मन पढ़ाई में ज्यादा नहीं लगता था और वह अपने परिवार के दबाव में था। भाभी और रोहन की मुलाकातें अक्सर हुआ करती थीं और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए थे। आश्रम के माता पिता की इच्छा थी कि वह अच्छे घराने की लड़की से विवाह करे। इसलिए जब रोहन ने सिया से विवाह करने की बात की तो वह अपने परिवार के दबाव के कारण पीछे हट गया। भाभी ने रोहन की भावनाओं को समझा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि रोहन दूसरी लड़कियों के प्रति भी आकर्षित हो रहा था। समय के साथ आश्रम और भाभी के बीच का रिश्ता जटिल होता गया। आश्रम ने भाभी को यही कहा कि वह उसके साथ है, लेकिन जब शादी की बात आई तो वह बचने लगा। भाभी ने आश्रम से वादा किया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी और उसे विश्वास दिलाया कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। एक दिन रोहन ने भाभी से कहा कि वह सब कुछ ठीक कर सकता है और उसे शादी का वादा किया। दोनों ने एक दूसरे के साथ भावनात्मक संबंध बनाए, लेकिन जब भाभी ने शादी का दबाव डालना शुरू किया तो रोहन ने एक बार फिर पीछे हटने का फैसला किया। उसने भाभी को बताया कि वह शादी नहीं कर सकता और उसे किसी और से शादी करनी होगी। भाभी निराश हुई और उसने महसूस किया कि उसकी भावनाओं का गलत इस्तेमाल किया गया है। उसे लगा कि आश्रम ने उसे धोखा दिया है। इसके बाद भाभी ने आश्रम के खिलाफ शिकायत की और मामला अदालत तक पहुंच गया। कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझा और दोनों पक्षों के बीच के संबंधों की जांच की। कोर्ट ने पाया कि आश्रम ने भाभी के साथ एक गंभीर भावनात्मक और शारीरिक संबंध स्थापित किया था, लेकिन अंत में उसने अपने वादों से मुकर गया। अदालत ने यह भी कहा कि आश्रम ने विभिन्न कारणों से भाभी के साथ विवाह का झूठा वादा किया और फिर उसे छोड़ दिया। अंत में अदालत ने यह निर्णय लिया कि ऐसे संबंधों से कहीं अधिक गहराई और संवेदनशीलता होती है और यह सुनिश्चित किया कि किसी भी तरह से पीड़िता को न्याय मिले। भाभी को उसके दर्द और संघर्ष के लिए राहत देने के लिए कई कदम उठाए गए। जोधपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहने वाली सुनीता और आश्रम की शादी को 10 साल हो चुके थे। दोनों के बीच कभी कभी मतभेद होते, लेकिन रिश्ते में प्यार भी था। आश्रम एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और भाभी गृहिणी थी। शादी के कुछ साल तो अच्छे बीते, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में कड़वाहट आने लगी। आश्रम हमेशा व्यस्त रहता और भाभी को लगता कि वह अब उसकी परवाह नहीं करता। वह अकेलापन महसूस करने लगी और सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने लगी। वहीं उसकी मुलाकात रोहित नाम के एक युवक से हुई, जो उससे उम्र में छोटा था लेकिन आकर्षक और बातों से दिल जीतने वाला था। शुरुआत में रोशन और भाभी की बातें सिर्फ दोस्ती तक सीमित थीं, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता गहराने लगा। रोशन ने उसे वह प्यार और सम्मान दिया जिसकी उसे तलाश थी।
भाभी ने अब आश्रम से दूरियां बना ली और कई बार झूठ बोलकर रोशन से मिलने जाने लगी। आश्रम को इस बदलाव का एहसास हुआ, लेकिन उसने इसे सिर्फ मूड स्विंग समझकर नजरअंदाज कर दिया। भाभी अब खुद को दोहरी जिंदगी में उलझा हुआ महसूस कर रही थी। एक तरफ उसका परिवार था और दूसरी तरफ रोहित के साथ बिताए रोमांटिक पल। एक दिन आश्रम को किसी पड़ोसी से पता चला कि भाभी अक्सर किसी युवक के साथ देखी जाती है। उसने पहले तो भरोसा नहीं किया, लेकिन जब उसने भाभी के फोन में रोशन की तस्वीरें और चैट देखी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। घर में जबरदस्त झगड़ा हुआ। भाभी ने रोहित से अपने प्यार को सही ठहराया, लेकिन आश्रम ने उसे घर छोड़ने के लिए कह दिया। वह रोशन के साथ रहने चली गई, लेकिन कुछ ही महीनों में उसे एहसास हुआ कि रोशन सिर्फ मौज मस्ती चाहता था, न कि कोई गंभीर रिश्ता। अकेली पड़ चुकी भाभी ने कोर्ट में आश्रम से भरण पोषण की मांग की। उसका तर्क था कि वह उसकी कानूनी पत्नी है और उसे आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। लेकिन जब कोर्ट को पता चला कि वह किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह चुकी है, तो न्यायाधीश ने उसके दावे को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बना चुकी है और पति से अलग रह रही है, तो उसे भरण पोषण पाने का अधिकार नहीं है। यह फैसला सुनते ही भाभी टूट गई। उसे एहसास हुआ कि उसने एक अच्छे पति को खो दिया और जो रिश्ता उसने चुना था वह टिकाऊ नहीं था। अब भाभी के पास न आश्रम का सहारा था, न ही रोशन का। वह अपनी गलतियों पर पछता रही थी, लेकिन अब कुछ भी बदलना उसके हाथ में नहीं था। वह समझ चुकी थी कि क्षणिक आकर्षण की वजह से उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज